हमारे बचपन की यादें और एक फोटोग्राफी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जाइंट कोडैक आज हमें दिख क्यों नहीं रहा? क्या हुआ कोडैक के साथ? क्यों ये फेल हुए? इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या थी? आज इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके इस फेलियर से हम लोग क्या सीख सकते हैं, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 90s में लगभग हर 5 घर में से एक घर में हम लोगों को कैमरा दिख जाता था। जी हाँ, ये वही कैमरा जिसमें रील पड़ती थी और फिर जिसको हम लोग साफ करा के यूज़ करते थे एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में। जी हाँ, ये वही कैमरा, आई थिंक याद आ गया होगा आप लोगों को। तो इसकी जर्नी होती है सन 1888 में। एक जॉर्ज ईस्टमैन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक कंपनी बनाई, ईस्टमैन कोडैक कंपनी। और इन्होंने फोटोग्राफी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आया और इनके इसी रिवॉल्यूशन से समझ लीजिए कि हर 5 घर में से एक एक घर में हम लोगों को कैमरा दिख जाता था। तो ये केवल कैमरा नहीं बनाते थे, कैमरा से रिलेटेड और भी जो एसेसरीज थी, जैसे फिल्म हो गई, उसका जो प्रिंटिंग पेपर हो गया, इसके अलावा भी जो और एसेसरीज होती है उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और इसके अलावा इसी इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे उनको भी इन्होंने एक्वायर किया हुआ था। इनके पास एक अच्छी टीम थी, अच्छी अच्छी मैन पावर थी, अच्छे रिसोर्स थे, अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो इसी की वजह से लगभग ये 80% फोटोग्राफी इंडस्ट्री का मार्केट को कैप्चर किए हुए थे। इनकी मार्केट स्ट्रेटजी भी काफ़ी अच्छी थी। ये रेजर और ब्लेड स्ट्रेटजी पे काम करते थे। ये स्ट्रेटजी मेनली ये होती है कि कोई रेजर है जैसे जिसे हम लोग सेव करते हैं तो उसकी कॉस्ट हम कम रखेंगे, उसमें हम कम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जो ब्लेड जो उसमें लगती है उस पर हम अपना मार्जिन ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि विदाउट ब्लेड तो ये काम नहीं करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटजी। तो इसी स्ट्रेटजी को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था कैमरा में, क्योंकि कैमरा को तो ये सस्ते दाम पे बेच देंगे, अपना मार्जिन कम रखेंगे, लेकिन उसमें जो रील पड़ेगी उसमें ये अपना मार्जिन को बढ़ा देंगे, क्योंकि विदाउट रील तो कुछ नहीं होगा ना, कैमरा तो काम ही नहीं करेगा। तो इस स्ट्रेटजी को ये फॉलो करते हैं। आज भी बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लें, मॉर्टिन ऑल आउट का जो लिक्विड आता है उसमें अगर हम देखें तो मशीन हमें 10-12 रुपए में मिल जाता है, लेकिन उसका जो लिक्विड होता है वो हमें काफ़ी महंगा मिलता है। तो विदाउट लिक्विड तो वो यूजफुल है ही नहीं ना, वो तो यूजलेस है एकदम। तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग कहते हैं रेजर। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी हमें दिख क्यों नहीं रही है? एकदम से गायब हो गई ये कंपनी, बैंकरप्ट हो गई। तो चलिए जानते हैं इसके फेलियर के पीछे का कारण क्या है और इनके इस फेलियर से हम लोग क्या। कोडैक के फेलियर होने की कहानी स्टार्ट होती है सन 1975 में। 1975 में इन्हीं के यहाँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक बंदा था जिसका नाम था स्टीव सीजन। इसने डिजिटल कैमरा को इनोवेट किया और फिर उसके बाद इस कैमरा को इन्होंने अपने बॉस को दिखाया, तो इनके बॉस इस पे गुस्सा हो गए, हंसे और बोले कि ये आप मुझे बता रहे हो लेकिन और किसी को मत बताना, सब लोग आप पे हंसेंगे, आपको बेवकूफ़ समझेंगे। और उसके बाद उनके इस इनोवेशन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर अपने काम में लग गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का ज़माना था, इनोवेशंस होते रह रहे थे। तो जापान की कंपनी थी फूजी फिल्म, उसने 1989 में एक डिजिटल कैमरा को लॉन्च कर दिया मार्केट में। तो काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस आया। और उधर जो स्टीव सीजन ने जो 1975 में जो इसको इन्वेंट किया था, तो उस समय जो इनका कैमरा था वो काफ़ी मतलब हाई वेट में था। उस समय उसका वजन लगभग 4 किलो के करीब था और जो पिक्चर की जो क्वालिटी होती थी वो ब्लैक एंड वाइट में ही होती थी। फिर फूजी फिल्म ने इसको 1989 में मार्केट में उतारा, एक अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से। उनको देख के बाकी जो और भी जो प्लेयर्स थे वो सब भी इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुए, लेकिन जो कोडैक कंपनी थी उन्होंने सोचा कि नहीं, ये चीज़ बेकार है, इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोगों को आज भी इमोशंस पसंद हैं, लोग फील करना चाहते हैं, लोग टच करना चाहते हैं, तो वो इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर था कि एटलीस्ट अमेरिका जो है कि यहाँ पे तो फूजी फिल्म का बिजनेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ की अभी जो पब्लिक है उस तरह से तैयार नहीं हुई है। फिर धीरे धीरे फूजी फिल्म ने अपने एरिया को और बढ़ाया और उसके बाद ये लगभग फूजी फिल्म ने ग्लोबली इसको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच इनका कोडैक और फूजी फिल्म का कुछ डिस्प्यूट भी हुआ, लेकिन फूजी फिल्म ने इस चीज़ को इग्नोर किया और उसके बाद अपने इनोवेशंस पे ये काम करते रहे थे। और इधर कोडैक
जो थे वो आज भी अपने जो रील वाली जो कैमरा था तो उसके प्रमोशंस में ये लगे थे, उसके पब्लिसिटी में लगे हुए थे, क्योंकि ये एकदम श्योर थे कि ये सब बेकार है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और इसे ही लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे और भी नए नए प्लेयर्स आ गए मार्केट में। और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि जो स्टार्टिंग में जो 80% इन्होंने मार्केट को जो ऑक्यूपाई किया था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, फिर इनको रियलाइज हुआ कि आई थिंक मुझे भी कुछ चेंज करना चाहिए था। तो जब तक इनको रियलाइज होता तब तक एक अच्छा खासा टाइम बीत चुका था, लगभग 10 साल इन्होंने इसकी पब्लिसिटी पे लगाया रील वाले कैमरा की। तो अब सोचिए, अब 10 साल एक बहुत बड़ा नंबर है, और इस 10 सालों में कितने मार्केट में प्लेयर आ चुके होंगे। और फिर इन्होंने अपना कोडेक डिजिटल कैमरा लॉन्च किया, जिसका मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते खींच खींच के इन्होंने काम किया, और फिर सन 2011 में इनके जो शेयर प्राइसेस थे वो बहुत तेज़ी से गिरे, और लगभग 0.54 यूएसडी तक आ चुका था। अब एकदम ये बैंकक्रप्ट हो चुके थे, और 2012 में ये बैंकक्रप्ट हो गए थे। तो आइए देखते हैं इनके फेलियर के पीछे रीज़न क्या था। एक तो सबसे पहला रीज़न था इनोवेशन। दुनिया इनोवेशन की तरफ मूव कर रही थी, दुनिया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही थी, बट ये भाई साहब जो थे वो स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, यही रील वाला कैमरा ही हम बेचेंगे, लोग इसी से हम इनकम करेंगे, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने इनोवेशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तो पहला इनका ये फेलियर का रीज़न है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप लोग भी इनोवेशंस पे ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम इनोवेशंस होना ज़रूरी है, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर हम केवल एक चीज़ पे स्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे तो फिर हो सकता है कि हमारा हाल भी कोडेक की तरह हो जाएगा। सेकंड चीज़ है एक्सेप्टेंस। इनकी टीम में जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे उन्होंने अपना आइडिया दिया जो कि काफ़ी इनोवेटिव था, बट इन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। तो अगर आपके यहाँ भी जो एम्प्लॉय हैं, क्योंकि सब लोग एक तरह से नहीं सोच सकते, सब लोग की थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, तो किसके बात में से क्या निकल के आएगा वो किसी को भी नहीं पता। तो इनके जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे उन्होंने उस चीज़ को फोरकास्ट किया, देखा होगा कि हाँ आगे आने वाले समय में इस चीज़ की डिमांड है, तो उस हिसाब से इन्होंने इनोवेट किया प्रोडक्ट, बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ की एटलीस्ट आप बात सुनिए, क्या पता उनके उस बात से एक अच्छा आइडिया निकल के आए जो कि आपको आगे ले जाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। हमारे जो ये भाई साहब थे ये एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि इन्हें लगा था कि अमेरिका में तो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे लोग, वहाँ आज भी लोग फोटोग्राफ्स के साथ इमोशंस हैं, लोग टच करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट अचानक क्या हुआ, चीज़ें पलट गई, क्योंकि इनोवेशंस आता रहा, लोगों का टेस्ट बदलता रहा, और ये वहीं पे स्टिक रहे थे। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट एकदम ब्लाइंडली हम सोच ले कि नहीं मेरे हिसाब से ही दुनिया चलेगी, मेरे हिसाब से ही देश काम करेगा, मेरे हिसाब से ही लोग सोचेंगे, तो आई थिंक वहाँ पे हमको चेंज करने की ज़रूरत है। और सबसे लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, डिपेंडेंसी। अगर हम इनके पूरे बिजनेस को देखें तो इनका जो मेन बिजनेस था कैमरा था, और उससे रिलेटेड सारी एसेसरीज थी, फिल्म थी, प्रिंटिंग पेपर था, और भी अदर एसेसरीज थी जो कि कैमरा के प्रोडक्ट से रिलेट करती थी। अब सपोज करें कि मेरा कैमरा का बिजनेस बंद हो गया, तो मैं बाकी इन सब बिजनेस का क्या करूँगा, चार्ट डालूंगा? नहीं ना। तो इनका जो ओवरऑल जो बिजनेस था वो पूरा डिपेंडेंट था एक दूसरे पे ही, जिससे इनको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी चीज़ों को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए, चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लेके आइए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी एक जगह से हट के अलग जगह बढ़ जाए। तो ये रहा कोडेक का एक केस स्टडी, क्यों ये फेल हुआ और इनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, केस स्टडीज़ वगैरह डिस्कस करते हैं, तो उनको भी काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ मैं आगे भी लेके आता रहूँगा, और काफ़ी अच्छे फॉर्म में लेके आएंगे, धीरे धीरे और इसको इम्प्रूव करेंगे। तो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक अगर आप